सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बाजी पलट रही है। जी हां जनाब, बाजी बिल्कुल पलट गई है। कश्मीर में जुल्म पर, इंसानियत की तजलील पर, इंसानी हुकूक की पामाली पर और कश्मीरियों के साथ दरिंदगी पर अब पूरी दुनिया बदनामी की स्याही शाइनिंग इंडिया के मुंह पर पूरी शद्दोमद से मल रही है। आज यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा अमूर कमेटी ने भी भारत के मुंह पर जोर का तमाचा दे मारा है। भारतीय वजीर खारजा बड़े तुमतराक से इजलास रुकवाने, कश्मीर का एजेंडा निकलवाने ब्रसल्स गए थे, लेकिन शर्मिंदगी की मार खाकर और नाकामी का तौक गले में डालकर वापस लौटे। मालदीव में साउथ एशिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस कश्मीर के जिक्र पर भारतीय वफ्द आग बगोला बहुत हुआ, मगर गुस्से में अपने ही दांत पीसने पड़े। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स भी कश्मीर में जुल्म पर मोदी की क्लास ले रहे हैं, लेकिन यह तो अभी इब्तिदा है। आगे आगे देखिए सिफारती दुनिया में भारत की कैसे कैसे और कहां कहां ठुकाई, रुसवाई और जग हसाई होती है। वो दिन दूर नहीं जब मेडल पहनाने वाले खुद मोदी के गले में जूतों के हार डालेंगे। माशी महाज पर भारत की हालत पतली है, भूख नंग बढ़ने की देर है। भारतीय अवाम खुद मोदी की टिक्का बोटी कर देंगे। सच यह है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने वाला भारत खुद तन्हा हो गया है। आज पाकिस्तान का दुनिया में यह इमेज है, मजहबी रवादारी रखने वाला मुल्क, आलमी कवानीन की पासदारी करने वाली रियासत। आज पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को कौंसल रसाई देकर खुद को अमन की खातिर हर हद तक जाने वाली रियासत साबित कर दिया। सच है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तो भारत पाकिस्तान के लिए जो गड़ा खोद रहा था आज खुद इसमें गिर रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब हमारे साथ हैं और आज खरल कहानी में खुर्शीद शाह साहब उनके अहल खाना के हवाले से बहुत ख़ास है, ज़रूर देखिएगा। और बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ हैं। असद खरल साहब, यूरोपीय यूनियन में बात हो रही है कश्मीर की, रुकवाने गए भारत के वज़ीर ख़ारजा फ़ौरन इमरजेंसी में रुसवा होकर लौट गए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कश्मीर की बात कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। OIC भी आखिरकार अब बातें करने लग गया है, अब बातें करने लगी ऑर्गेनाइजेशन OIC की भी, तमाम आलमी मीडिया, तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें। तो हम ये कहें कि अब ये बाजी पलट गई है। जो इमेज भारत हमारा बनाना चाहता था कि जनाब दुनिया में तन्हा करना है, एक दहशतगर्दी वाला इंतहा पसंद मुल्क है, आज तो भारत का इमेज बन गया। उसामा साहब, मेरा ख्याल है कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे पसपाई का सामना है, जिल्लत का सामना है, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान के अंदर इवन की हो और दुनिया भर के कोई ऐसा फोरम नहीं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हो, फिर यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल हो, और अब यूरोपीय यूनियन के अंदर भी जिस तरह मामला ये उठाया गया है और यहाँ पे जिस तरीके से भारत ने भाग दौड़ भी की है, लेकिन उनको पसपाई का सामना करना पड़ा। और इस तरह इंटरनेशनल मीडिया वो रोज़ाना उनकी जो जुल्म बर्बरियत के किस्से हैं, दास्तानें हैं, पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। इस तरीके से मालदीव के अंदर जो स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे देखिए हमारे कासिम खान सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर है, 14 मिनट की तकरीर के अंदर जिस तरीके से मकबूजा वादी के अंदर जुल्म बर्बरियत की जो मंजर कशी उन्होंने की और वहाँ पे जो भारत आग बगोला हुआ, उसका भी चर्चा पूरी दुनिया ने सुना। फिर अभी जो हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, वो यूरोपीय जो यूनियन है उसके अंदर जो मसला ये उठाया जाएगा, वहाँ पर वो शिरकत कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया के सामने ये बताएंगे कि किस तरीके से मकबूजा वादी के अंदर 29 रोज से 80 लाख लोगों को एक जेल की तरह बंद करके रखा है। उनका पानी बंद है, उनका खाना बंद है, उनको हेल्थ की सहूलतें बंद हैं, उनके ज़राए कम्युनिकेशन मवासलात का जितना भी निज़ाम है, उसके बाद लैंडलाइन टेलीफोन तक वो बंद है। उनको किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। बहुत सारे जो लोग हैं, रिपोर्ट जिस तरह आ रही हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है नौजवान हैं, उनको उठा लिया गया है, उनको गायब कर दिया गया है, ज़ख्मी कर दिया गया है, बहुत सारों को शहीद कर दिया गया है, लापता है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से जो मोदी सरकार चाह रही थी कि जिस तरह 370 की हैसियत ख़त्म करके वो ये समझ रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा,
एक आध बयान आएगा, छोटा मोटा रिएक्शन आएगा, और फिर जिस तरह से वहाँ के साबिक वज़रा अल्लाह जो है उनको उन्होंने पाबंद सलासल किया है, और फिर जिस तरीके से वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, और जिस तरह जेनोसाइड किया जा रहा है, और जिस तरह उन्होंने उनकी हैसियत ख़त्म की है, और उसके ऊपर अब खुद भारत के जो लोग हैं जो सेंसिबल है वो खुद परेशान है कि मोदी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया। जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन की उन्होंने वायलेशन किया है, जिस तरह शिमला मुआहदा जो है, जो नेहरू उनके अपने ही लीडर हैं, उनकी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको किस तरीके से उन्होंने पामाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से शायद ये काम करके वो जिसको वो अटूट अंग कहते हैं ये, और पाकिस्तान उसको इशारा कहता है, उसका ये इकदाम जो है उसको उल्टा पड़ गया। अब ये वो कश्मीर जो कि लाइमलाइट पे नहीं था, जिसके लिए हम एफर्ट करते थे, जिसके लिए हमारे सफारत खाने जोर लगाते थे, पाकिस्तान ये वाद इस्लामी मुल्क है जो इस मामले में बोलता था, या कश्मीरी रहनुमा मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट्स के अंदर बैठे हुए। लेकिन मामला ये है कि अब मोदी की इस अहमकाना इस इकदाम की वजह से आज मकबूजा कश्मीर का जो मुकदमा है पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि किस तरीके से 70 साल से जुल्म और जबर की चक्की में पिस रहे थे कश्मीरी निहत्ते, और आज जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से हमारी हुकूमत, हमारी फौज पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी और इस तरह कश्मीर के लोग, मैं आपको सामा सा बताऊं, जो कश्मीर के लोग आज़ाद कश्मीर के वो भी कहते हैं, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री के ऊपर फौज वाले कहते हैं कि आप साइड पे हो जाएं, आबादियां खाली कर दें। उन्होंने कहा कि पहले हम शहीद होंगे फिर आप, आगे हम हैं। सरावल दस्ते के तौर पर वो आबादियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ के उन मुश्किल वक्त में हम नहीं जाएंगे। बड़ी ये उनके जज्बात है, और इसी वजह से पाकिस्तानी के इसी तरह ही है। अच्छा बाबर डोगर साहब, एक तो ये देखें कि वो लोग जो तनकीद करते थे कि जनाब पाकिस्तान क्या कर रहा है इमरान खान पर और दीगर लोगों पर, ये कुछ हो नहीं रहा, आज वो उनको शायद सांप सूंघ गया होगा कि ये क्या जो इमेज बिल्ड हो रहा है भारत का। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का देखें, कुलभूषण को रसाई दी, कौंसलर रसाई, उसके बाद करतारपुर देखे राहदारी के लिए मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं। एक संजीदा पुरअमन प्रोग्रेसिव रियासत जहां पर दीगर मजहबी अक़लियतों को आज़ादी है, वो इमेज पाकिस्तान का जा रहा है। और वहां पर 20 लाख जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है भारत में, उनकी शरीयत ही खत्म कर दी। यहाँ अफगानी अभी भी 20 लाख तकरीबन पाकिस्तान में है पनाह गुज़ीन। तो वहां अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें चीख रही हैं कि ये क्या जुल्म हो रहा है कि 20 लाख अब इंसान ही नहीं रहे। और कश्मीर का भी वो सब देखा जा रहा है। अभी तो आगाज है, अभी तो यूरोपीय पार्लियामेंट में बहस अभी होनी है, अभी तो सिर्फ खारजा मुल्क था और उसी में भारत शर्मिंदा होकर के वज़ीर खारजा भारत वापस लौट गए। अभी तो जनरल असम्बली का इजलास होता है अक़वाम मुत्तहिदा की, अभी तो जिनीवा में शामिल कुरैशी साहब ने जाना इंसानों की तंजीम का इजलास होना है। ये तो इमेज जो बन रहा है आगे चल के, अब यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है, तो ये तो भारत पर आगे जाके शायद मुख्तलिफ पाबंदियां भी लग जाएं। बाबर डोगर साहब, ये तो बहुत बड़ा मसला इमेज का बन गया है। भारत की तो रुसवाई और तबाही हो रही है इमेज की। उसामा साहब, सारी दुनिया की जितनी भी तंजीमें हैं वो कश्मीर को इशू को टेकअप कर रही हैं, भारत को कंडेम कर रही हैं। अभी मुझे ये भी पता चला कि US फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है उसकी सब कमेटी जो है ऑन एशिया, उसकी चेयरपर्सन है ब्रेड शर्मन, उन्होंने भी इसका इजलास बुला लिया कश्मीर पर, कश्मीर की सूरत हाल पर। आज 29 रोज़, आपने खुद कहा कि 29 रोज़ हो गए हैं कर्फ्यू में, और वहाँ आप सोचें कि 29 रोज़ से मार्केटें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों के पास खुराक नहीं है। बच्चे जो हैं, ये भी इतलात आ रही कि छोटे जो बच्चे हैं, शीरख्वार जो बच्चे हैं, वो दूध ना मिलने की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं, और लोग उनको घरों के अंदर ही दफनाने पर भी मजबूर हैं क्योंकि जगह नहीं है, कहाँ पर दफनाए जाकर। ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आ रही हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत जो है उसकी इंतहा है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या दुनिया इसकी जो मजम्मत है इससे आगे कब बढ़ेगी। मतलब 1 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया इस जेल में, ऐसी जेल जहां पर ना खाना मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना दुनिया से वो राब्ता कटा हुआ है, ना वो अपनी मजहबी फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है, उनके पास खुराक नहीं है, उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इंडिया उनका रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए कर रहा है कि इनको इतना लाचार कर दिया जाए कि जब हम कर्फ्यू उठाएं तो ये बाहर निकलने के भी काबिल ना हो, ये हमारे खिलाफ खड़े होने के भी काबिल ना हो। वहाँ पर बच्चों को उठाया जा रहा है,
14 साल से उम्र से ज़ायद उम्र का हर बंदा उसको उठाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और या फिर उनको अगवा कर लिया जाता है, नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया जाता है। उसामा साहब, अब दुनिया को इस ज़ुबानी मजम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। इंडिया ने बिल्कुल सारी दुनिया का कोई प्रेशर नहीं लिया। आप देख लें कि सारी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, लेकिन क्या फ़ायदा उसका। इंडिया ने कर्फ्यू तो ख़त्म नहीं किया, इंडिया ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो ख़त्म नहीं की। और OIC, आपको याद है कि लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की थी कि इंडिया फौरी तौर पर कर्फ्यू उठाए, उसको भी 15 दिन गुजर चुके हैं। अब इनको भी शर्म आनी चाहिए कि इंडिया के खिलाफ कुछ प्रैक्टिकल मैयज लें, कोई OIC का हंगामी इजलास बुलाएं, इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगाएं। कम से कम OIC तो ये कर सकती है, या फिर OIC बेबसी से मुसलमानों का कत्लेआम होते देखती रहेगी और जुबानी मजम्मत करती रहेगी। अब एक अहम चीज, अच्छा, मलेशिया के प्रेसिडेंट महातीर जो है वो तुर्की के दौरे पर थे। उन्होंने वहां पर तुर्की गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है उनको एक तजवीज़ दी है कि OIC को छोड़ें, पाकिस्तान, तुर्की और उसके बाद मलेशिया और एक दो और जो बड़े मजबूत मुल्क हैं वो अपना एक अलग ब्लॉक बनाए ताकि अब मुसलमानों की आवाज इफेक्टिवली उठाई जा सके। इससे आगे बढ़ना चाहिए बाबा डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में बन चुका है हुकूमत के लिए कि 300 अरब रुपया कहा जा रहा है जी कर्जे की मद में मुआफ़ कर दिया गया है। और फिर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये इमरान खान साहब के करीबी लोग थे जिनके कारोबारी इंटरेस्ट हैं और उनका 300 अरब रुपया माफ़ कर दिया गया। ये गैस सेस, ये क्या मामला है? खुसूसी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पर बात करते हैं। इस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। तब्दीली ने दिखाए सिर्फ झूठे और सुहाने सपने, अवाम को महंगाई के जोरदार झटके, सरमायादारों के मुआफ हो रहे हैं अरबों के कर्जे। 300 अरब के कर्जे मुआफ करने की खबर सुनकर अवाम है परेशान। सवाल उठने लगे हैं कि क्या यही है वजीर आजम का नया पाकिस्तान? गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में चंद सनतकारों के 300 अरब के कर्जे मुआफ करने से सियासत में मचा है कोहराम। हुकूमत ने सारा खेल अपने लोगों को नवाजने के लिए रचाया, ये है अपोजिशन का इल्जाम। आम आदमी से वसूल शुदा पैसे कब वापस होंगे, पूछ रही है पाकिस्तानी आवाम। $256 अरब रुपए हैं 1971 से 2009 तक मुआफ किए गए कर्जों का हुजम। लेकिन एक साल में ही 300 अरब के कर्जे मुआफ करके हुकूमत ने तब्दीली पर भी गिरा दिया है बम। जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो ऐसे इकदाम पर साबिका हुकूमत पर होते थे बहुत ज्यादा बरहम। आपके बाप का पैसा है, ये पाकिस्तानी कौम के पैसे की आप बात कर रहे हैं। आपके बाप का पैसा होता तो आप माफ कर देते लोगों को, और आप गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना, उनसे मुफाहमत करना नहीं, मुकमुका करना नहीं होता। हुकूमत ने इस मामले पर वजाहत तो दी है, लेकिन सवाल ये है कि अदालती फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? इस मामले के लिए सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया? या फिर वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान खुद बदल गए? मुझे लोग कहते हैं जी इमरान खान आपने बड़े यू टर्न किए हैं। मैंने कहा कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते। यकीनन यू टर्न ने इमरान खान को वजीर आजम बना दिया, लेकिन अब देखना यह है कि 300 अरब रुपए कर्ज मुआफी के मामले पर भी वजीर आजम यू टर्न लेते हैं या नहीं। असद खरल साहब, ये क्या मामला है? इसकी हकीकत क्या है? क्या ये कोई कारोबारी टैक्स था माफ़ किया गया है? ये कर्जे थे माफ़ किए गए हैं? क्या इमरान खान साहब के सिर्फ करीबी दोस्तों को इससे फ़ायदा होना है, या ये इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये किया गया है? असल कहानी क्या है? उसामा साहब, जिस तरह रिपोर्ट में बताया गया कि 1971 से लेकर 2009 तक जो कर्जे माफ़ किए गए उनका मजमूई हजम है 256 अरब। अब ये PTI हुकूमत को 1 साल हुआ है और 228 अरब रुपए मालियत के जो कर्जे माफ़ किए गए हैं उसके अंदर यकीनन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सेस जो है, उसके ज़रिए किन सनतकारों को फ़ायदा दिया गया? कौन से गैस, पावर और LNG सेक्टर से रिलेटेड जो बड़े बड़े उहदों पे फाइज है इमरान खान साहब के दाएं और बाएं आपको कैबिनेट में नज़र आते हैं?
ऑपोजिशन में कोई नहीं उनमें से है, सारे क्या इमरान खान के साथ हैं? ज्यादातर वही लोग हैं। और ये जो 228 अरब रुपए के हवाले से जो कायमा कमेटी के चेयरमैन है वजारत दाखिला की रहमान मलिक साहब सेनेटर जो है, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट भी मांग ली है FIA से भी और स्टेट बैंक से भी कि 2 हफ्तों के अंदर वो रिपोर्ट दे और तफसीलात कौम के सामने लाई जाए कि ये कौन से वो खुश नसीब लोग हैं जिनको 228 अरब एक सदारती आर्डिनेंस के जरिए माफ़ कर दी गए। उसामा साहब आप बताएं, अगर आपको ये शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो ज़िम्मेदार लेते हैं लोन खाद के ऊपर, ट्रैक्टर लेते हैं, इस तरह और जो छोटे मोटे लोग जो कर्जे संभाल जो लेते हैं, उनकी तो एक किस शार्ट हो जाए ऐसे ही तो उनको पकड़ने आ जाते हैं। अगर आप बिजली का बिल नहीं देते तो आपका मीटर काट लेते हैं, अगर आप गैस का 1 महीने का बिल नहीं देते तो आपका तो मीटर काट लिया जाता है। ये लेकिन कैसी बात है कि चंद लोग अशराफिया को नवाजने के लिए आपने 228 अरब रुपए के कर्जे माफ किए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये मामला नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी बात किया तो फिर जितने छोटे छोटे कर्जदार हैं, ना देनदार हैं, जिम्मेदार हैं, जिनकी कुर्कियाँ होती हैं, जिनकी बेचारों की ज़मीनें नीलाम होती हैं, तो उनको भी माफ़ कर दें। उनका वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा नहीं बनता, तो वो भी आपको दुआएं दें कि जो पहले कभी बारिश की उनकी फसल ख़राब हो जाती है, कभी तूफ़ान आ जाता है, कभी वो पानी ना होने की वजह से जिस तरह डीजल के रेट्स हो गए, जारी बात है अब तो वो बेचारे ट्यूबवेल भी नहीं चला सकते, बिजली का टैरिफ अपनी तरफ से महंगा है, डीजल जो है वो उनकी खरीद से बाहर है। जी। तो मामला ये है कि ये वही बात है कि जो हम बात करते थे कि पीपल्स पार्टी वाले आपने जो कुर्बो जवार के अशराफी है उनको बेनिफिट देने के लिए इस तरह के इमरात उनको देते थे। नून लीग के ऊपर भी यही तनकीद होती थी। अगर इमरान खान साहब भी वही काम करेंगे तो उनसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये कौन होते हैं कर्जे माफ़ करने वाले, और जो हम बड़े बड़े लोगों से पाहिर से पैसा उनका लूटा हुआ लाएंगे, जो कर्जे माफ़ किए गए हम उनको भी वापस रिकवर। एक तरफ तो कमीशन बनाया गया है कि जो कर्जे लिए गए उनका हिसाब दिया जाए और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका हिसाब लिया जाए। दूसरी तरफ आप खुद वो काम कर रहे हैं जो कल को उसी कमीशन के अंदर ये चीज़ें भी आएंगी कि आपने 228 अरब जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर किस तरह माफ़ कर दिया, और ये बोझ किसके ऊपर पड़ेगा। उसामा से एक तरफ तो उधर से बेनिफिट ले लेते हैं, दूसरी तरफ से हमारा गैस टैरिफ जब से ये हुकूमत आई है कितना ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है, बिजली के बिलों में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, ऑयल की कीमतें चले वक्ती तौर पे एक दफ़ा कम हुई है, लेकिन ओवरऑल उनका भी अगर हुजम देखें तो वो ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ है, अब मौजूदा जो हुकूमत है, तब्दीली सरकार है, महंगाई का जो तूफ़ान है, जो रुपए की बेकदरी है, डॉलर के अंदर जो इजाफा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर ये भी चीज़ें हो रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो इसके ऊपर लोग सवाल तो उठाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, आप क्या इस बारे में कहते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कहीं कि इंडस्ट्री ही तबाह हो जाती, फर्टिलाइज़र की दीगर जो ज़ाहिर है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है जो गैस इस्तेमाल करती है, सब इंडस्ट्रीज़, तो अगर ये ना उनको सेस माफ़ करते तो कहते हैं जी हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, इतने पैसे हम दे ही नहीं सकते, तो वो उल्टा लेने के देने पड़ जाते, वही चीज़ें हम इंपोर्ट करनी पड़ जाती और मज़ीद तबाही हो जाती। आप नहीं समझते कि ये शायद मजबूरी थी हुकूमत की जो ये किया गया? उसामा साहब, ये गवर्नमेंट की नाअहली और नलायकी है। नाअहली और नलायकी ये है कि ये अपना केस अवाम में एक्सप्लेन ही नहीं कर सके कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया ये क्यों लाया गया और इसका फ़ायदा क्या है। असल में ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस था जो गवर्नमेंट लगाया था 2 प्रोजेक्ट के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए। अच्छा। एक ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन गैस पाइपलाइन और दूसरी तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन। इन दोनों के लिए ये एक सेस लगाया गया था जो फर्टिलाइज़र कंपनी थी या ये जो LNGs और CNGs कंपनी थी या ये पावर हाउसेज थे, और इन्होंने अल्टीमेटली ये ट्रांसफ़र कर दिया लोगों को आगे सेस। बाद में ये इन्होंने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। 2.5 साल पहले जब गवर्नमेंट ने इन पर प्रेशर डाला तो ये कोर्ट में चले गए और वहाँ से स्टे ले आए, और ये 2.5 साल से ये मामला स्टे में ही चल रहा था और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में एक पाई भी वसूल नहीं हुई। तो अल्टीमेटली इसका वे आउट निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि अब ये सेस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मंसूबे तो अब कोई आगे नज़र ही नहीं आ रहे, तो ये सेस तो ख़त्म हो गया था, लेकिन ये पैसा जो था ये पेंडिंग था। उस पर गवर्नमेंट ने इनसे निगोशिएट किया और अल्टीमेटली ये है कि आधा पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में चला गया, आधा जो है वो राइट ऑफ हो गया। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो पैसा जो डूबा हुआ था वो उसमें से आधा पैसा गवर्नमेंट ने रिकवर किया है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़, इससे पहले तो आपके पास 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं हुआ, चले इसी इशू पर आपके पास 228 अरब रुपये इकट्ठे हो गए, 228 अरब रुपये वेव ऑफ हो गए,
और वो मामला जो अभी तक पिछले 2.5 साल से कोर्ट में लटका हुआ था, अल्टीमेटली निगोशिएशन करके उसको सेटल किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अवाम को सेंसिटाइज की जानी चाहिए थी। लोगों को बताया जाना चाहिए था कि जनाब किस तरह से ये चीज़ें थी और किस तरह से इसको अल्टीमेटली मुज़ाकरात के ज़रिए, निगोशिएशंस के ज़रिए इसकी सेटलमेंट की गई और इससे ख़जाने में पैसे आए हैं, कोई गए नहीं है। इससे पहले तो 1 रुपया भी नहीं आया उनसे। जब गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला तो वो वैसे कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, स्टे का लटका हुआ था, वो पता नहीं आगे कितने अर्सा चलता रहता। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की किसी हद तक ये कामयाबी ये है कि उनसे पैसा निकलवाया गया है, उनसे पैसा लिया गया है। तो अगर ना करते तो ये कोर्ट पता नहीं ये केस कब तक चलता, कब फैसला होता और उसके बाद भी पता नहीं गवर्नमेंट को कुछ मिलता या ना मिलता। तो इसमें किसका कसूर है अगर ये इमेज बिल्ड हो गया है और कि जी इमरान खान ने अपने कुछ दोस्तों को नवाज दिया है, सब किया? उसामा साहब ये देखें, उसमें दोस्त भी हैं, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, मुखालफिन भी हैं, पावर हाउसेस सारे इमरान खान के दोस्तों के तो नहीं है। या अगर नून लीग ने तो जनाब वो तहरीक जमा करा दी पंजाब असेंबली में, सर उनको पता है कि इस तहरीक का कुछ बनना ही नहीं है। वो तो इसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनके अपने लोग भी शामिल हैं। पावर हाउसेस नून लीग के लोगों के भी हैं और नून लीग ने भी जब उनका टाइम था तो उन्होंने भी पावर हाउसेस को पेमेंट की थी। तो ये वो सारे वही लोग हैं जिनको PMLN ने उस वक़्त कौमी खजाने से पेमेंट्स की थी। ये सारे जिनको अब ये जो पैसे जो जिनसे लिए भी गए हैं वो कुछ माफ भी हुए, ये वही लोग हैं। कोई आसमान से नए नहीं टपक आए, ना ही ये कोई इधर उधर से आए हैं। ये जो फर्टिलाइजर कंपनी थी ये भी पुरानी चलती आ रही हैं। कोई इमरान खान ने आके अभी इनको लाइसेंसेस नहीं दिए जिनको ये सारी जो नवाशात हुई हैं। तो असल इशू ये था कि इनके इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से एक लटका हुआ इशू, एक ऐसा इशू जिसका कोई हल नहीं निकल रहा था, उसका हल निकाला गया और उसके ज़रिए से कौमी ख़जाने को पैसे भी आए हैं। मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा। हाँ, ये गवर्नमेंट, ये इमरान खान के जो मशीर थे, ये उनकी फेलियर है। ये उनके वो लोग जो मीडिया में सारा दिन बात करते हैं, ये उनकी फेलियर है कि ये गवर्नमेंट लोगों को बता ही नहीं सके कि ये इशू है क्या और इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होगा। ये एक मसला। अच्छा खरल साहब, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये उस तरह कर्जा नहीं, इसको कर्जा नहीं है, कर्ज नहीं उस तरह से कह सकते, या कोई कर्ज माफ हुआ है, पैसे ड्यू आप कह सकते हैं कि थे और उसमें से कुछ माफ कर दिए गए, वेव कर दिए गए और कुछ उनसे ले लिए गए। तो ये तो दोनों तरफ से विन-विन सिचुएशन हुई। फिर करल साहब, डोगर साहब ने मेरा ख्याल काफ़ी उस पर वजाहत कर दिया, लेकिन उसामा साहब अभी जो एक तरफ पावर, भिक्की, हवेली, बादरशाह जितने लगाए गए उसमें अरबों रुपए के कर्जे लिए, कमीशन और किकबैक्स की चीज़ें भी नैब इंक्वायरी भी कर रहा है। अब वो भिक्की पावर प्लांट जो है उसको बेचना लगा दिया। अच्छा, वो चल रहे से, जो कंपनी कहती है हम तो नहीं चला सकते। इस तरह बाकी जो आपके कायदे सोलर पावर जो आपने 100 उसका मेगावाट कहा था, 4 मेगावाट आ गए। तो एक तरफ पहले आपने लूटा, मनपसंद कंपनियों को ठेके दिए, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, अब वो डिसफंक्शनल हो रहे हैं तो अब दोबारा फिर उनको बेचा जा रहा है। तो उससे पहले था कि आप पहले ही प्राइवेट लगा लेते। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह मिस गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट, और पिछली जो गवर्नमेंट की जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की 480 अरब की जो पेमेंट की गई थी, वो भी नून लीग नहीं आती, इसाक डार साहब ने की थी। यही पावर हाउसेस थे ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि ये PTI के या PMLN के हैं। ये एक ओवरऑल एक इशू चल रहा था जिसको गवर्नमेंट ने अब आगे सेटल कर दिया। यहाँ तो सही तरह नहीं बता सकती चले इसकी हुकूमत, लेकिन जो अभी भी पुलिस कस्टडी में जो लोग तशद्दुद से कत्ल किए जा रहे हैं उस पर तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला, अब पता चला। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कहा जाता था जी पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, पुलिस में तब्दीली लाई जाएगी। लेकिन साहिवाल का सानिया हो जहां पर दिन दिहाड़े मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया, या उसके बाद आज आप देख लें कि आज भी सलाहुद्दीन जैसे लोगों को पुलिस की हिरासत में कत्ल कर दिया जाता है और फिर पुलिस ने ही तफ्तीश करनी है उसकी कि ये हुआ क्या है। तो असद खरल साहब, फिर तब्दीली किधर आई है, क्या हुआ है? आज भी लोग मारे जा रहे हैं, आज भी वही पुलिस टॉर्चर सेल पता लगते हैं। तो ये कब ठीक होगा, ये सारा मामला? अभी कहते हैं जी हमें तो 1 साल हुआ है, अभी हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो क्या 10 साल इंतजार करें कि पुलिस जो है वो फोर्स से पुलिस सर्विस बन सकेगी, लोगों की खिदमत कर सकेगी?
देखिए उसामा साहब, अभी तक जो चीज़ें सामने आई, सलाहुद्दीन जो पुलिस हिरासत में जिसको कत्ल हुआ है, एक वीडियो आई और जिस तरह से वो हरकतें कर रहा था कैमरे को देख के, अगर वो प्रोफेशनल क्रिमिनल होता तो एटीएम के अंदर जो देख रहा था कैमरे के मेरी तस्वीर बन रही है तो वो अपना मुंह छुपा सकता था। लेकिन जिस तरीके से वो हरकतों संगनात कर रहा था उससे वैसे ही लग रहा था। और जिस तरह वालिद उसके बताया था कि वो ज़हनी तौर पर ये ज़हनी मरीज भी था और उसके हाथ पे नाम शामिल लिखे हुए। फिर उसके साथ जो उसकी वीडियो जारी हो समझ, वो वीडियो आप देखते हैं जब बार बार, तो उससे ज़्यादा कसम पुरसी और तरस जो आता है जब वो पूछता है पुलिस वाले से, जब उसको कहते हैं कि इशारा करके बताओ कि ट्रेन कैसे, जब पूछते थे तो बताता है, तो फिर बोल के बताता है, तो वो कहता है कि मुझे मारोगे तो नहीं, एक सवाल पूछ, आपको मारने का, तशद्दुद करने का तरीका कहाँ से सीखा? ये वो उसकी बार बार, कोई भी जी शऊर, कोई भी जिसके अंदर दिल है इंसान के, वो एकदम दहल जाता है कि वो किस हालत में होगा उस वक्त। उससे पहले उसके ऊपर कितना टार्चर हो चुका होगा और किस तरह वो एक पूछ रहा है मासूमाना तरीके से कि ये मैं सवाल पूछूंगा तो मुझे मारोगे तो नहीं। और वो सवाल पूछता है, वो पुलिस से सवाल पूछता है कि आपको तशद्दुद का तरीका किसने सिखाया, किससे सीखा आपने? मामला यह है कि एक रवायती वही FIR, एक SHO, वही चित्रौल सब इंस्पेक्टर, 2-3 मुलाजमों के ऊपर FIR होगी, SP इन्वेस्टिगेशन, DPO ने इंक्वायरी बना दी, उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी भी होगी। अल्टीमेटली क्या वो वापस आ सकेगा? क्या छोटे छोटे यही हम बात करते हैं, क्या वजह है कि उनके लिए तो ज़मीन तंग कर दी जाती है जिनके ऊपर छोटा मोटा चोरी का, चिकारी का इल्ज़ाम होता है। बिल्कुल सही। हम ये नहीं कहते खरबों अरबों वाले ठीक है, उनको मुराद देते जाएं, उनके लिए AC भी लगाएं, उनको जो मर्जी करें, लेकिन कम अज़ कम उनके लिए तो जो हवालाते हैं, जो थाने हैं, उनको वहाँ पे मौत की वादी ना बना दें। बिल्कुल। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि क्या इसका कसूर और इसका जुर्म ये नहीं था कि ये गरीब था, इसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं थी, इसने कोई एवन फील्ड में फ्लैट्स नहीं बनाए हुए थे, कोई TTs इसके नाम पर नहीं आती थी और इसके भी कुछ सरे महल नहीं थे, दुबई में इसकी कोई जायदादें नहीं थी, इसके पास भी कोई हुकूमत नहीं थी, या इस तरह का कोई मिनिस्टर नहीं था जिसको जेल में हम देखते हैं शरीना मेमन को, डॉक्टर आसिम साहब को देखें, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहब, वो एक और, मतलब मुझे याद है नवाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं तो वो थप्पड़ मार दिया वकील साहब ने पुलिस अफसर को, तो वहां तो उन पर तशद्दुद हो जाता है, यहाँ पुलिस तशद्दुद करती है, तो जुर्म तो इसका फिर गुर्बत था, इस वजह से इसके साथ साहब अगर कि ये कोई मजबूत आदमी होता, अगर कि एक अमीर आदमी होता तो फिर शायद इसके लिए पुलिस के थाने के अंदर ही AC भी लग जाता, उसको बेड भी फराहम कर दिया जाता, ये भी हो सकता था कि उसको घर ही भेज दिया जाता, और ये भी हो सकता था जिसने उसको पकड़ा था उसी को नौकरी से फारिग कर दिया जाता कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने इसको अरेस्ट कर लिया। और इसने कोई चोरी भी नहीं की। आज इमरान खान साहब ने आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, उस पर वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं उन पे वो बहुत ज्यादा नाराज हुए कि नहीं क्या बात, वो तो बड़े प्राउड फील कर रहे, उन्होंने तो शाबाश दिए कि इससे ज्यादा आज इमरान खान साहब ने खासा नाराजगी का इजहार किया कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इंतहाई ख़राब है। उसामा साहब, पंजाब में लाहौर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा थाना है जहाँ पर करप्शन नहीं हो रही। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन सिस्टम आया था तो उसकी हम मिसालें देते थे कि बहुत बेहतर है। आज लाहौर में हर वार्डन जो है वो करप्ट है। आपको थाने में, आपको जिस इशारे पे रुकेंगे, अगर आपके पास कागजात नहीं है 500 रुपया दें और आगे चले जाएं, आपको सल्यूट मार के आगे भिजवा दिया जाएगा। पुलिस में करप्शन आम है, इसकी वजह से लाहौर में और पूरे पंजाब में क्राइम बढ़ रहे हैं। पुलिस जो है वो पैसे ले लेती है और मुल्ज़मान को छोड़ देती है। जब इमरान खान साहब जो उस्मान बुज़दार साहब तो करप्ट नहीं है ना, इससे मीनारे पाकिस्तान करप्ट ही नहीं है, वो तो बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो आज बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो ऑनेस्ट DPO है, जो ऑनेस्ट DIG है, जो कोई ईमानदारी से काम कर रहा है उसको फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाता है और कईयों को तो फेडरल गवर्नमेंट में भेज दिया जाता है। तो सर जो बंदा इनको ना करता, ना इनको पसंद नहीं है, सही है, बहुत बुरा मनाते हैं इनको, हाँ करते रहो और नीचे से बेशक जितना बिल्कुल आप बड़े समझदार हैं, सही पहुंचे हैं। पैसे की बात हुई है तो जनाब नैब बड़ा फख्र कर रहा है कि उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया है और असद खरल साहब ने उनको शाबाश दी। लेकिन आज मामला है खुर्शीद शाह साहब का, उनकी और उनके ख़ानदान की जायदादें और क्या कुछ है, यही आज कहानी है। असद खरल साहब ये कहानी तो बताएं खरल कहानी में कि ये खुर्शीद शाह साहब तो कहा जाता है कि मीटर रीडर थे,
और आज तो करोड़ों अरबों का मालिक। जी बिल्कुल, खुर्शीद शाह साहब जो उनके वालिद सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब मरहूम जो वो टैक्स इंस्पेक्टर थे। 1970 में वापडा में वो टेलीफोन ऑपरेटर बने और साथ एडिशनल चार्ज उनको मीटर रीडर का भी मिल गया। 1985 तक खुर्शीद शाह साहब की जो वरासती ज़मीन थी वो सिर्फ 16 एकड़ थी और 1986 से 88 तक महकमा जंगलात के उन्होंने ठेके जो लिए और उसके बाद लकड़ी जिस तरह चोरी की और फिर गैर कानूनी उसकी कटाई और उसके बाद फिर वो उमरा की लिस्ट में उनका शुमार होना शुरू हो गया। खुर्शीद शाह और उनके अहले खाना जो है उनके कराची, सक्खर और दीगर शहरों में 105 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात नैब अब तक हासिल कर चुका है। खुर्शीद शाह ने अपने जो मुबैना फ्रंटमैन है पहलाज मल के नाम पर 83 जायदादें बना रखी हैं। ये जो नैब की रिपोर्ट है अब तक की जो इनिशियल उनकी जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है, इस ज़माने में होने वाले दस्तावेज़ात से मालूम हुआ कि जायदादें सक्खर, रोड़ी, कराची और दीगर इलाकों में बना रखी। खुर्शीद शाह साहब जो है पहलाज, राय, ग्लैमर, बेंगलोज हैं, जुनेजो फ्लोर मिल, मकेश फ्लोर मिल समेत कई दीगर जायदादें उनके फ्रंटमैनों के नाम पे हैं, कुछ में उनके शेयर्स भी हैं। और जो उनका मेन जो फ्रंटमैन है पहलाज मल, 2015 में उसका ना तो कोई टैक्स अदा उसने किया है, जबकि ये खुर्शीद शाह का दस्ते रास्त है और उस वक्त मामूली दुकानदार था। आज से 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। खुर्शीद शाह ने फ्रंटमैन लड्डू मालजे नाम पर 11, आफ्ताब हुसैन सोमरो के नाम पर 10, जबकि जापल नामी शख्स के नाम पर सक्कर और रोड़ी 2 जायदादें बना रखी। अब जो कार्डिक जो हॉस्पिटल है उसकी अराजी 7 है, 1.5 एकड़, वो भी उन्होंने अपने फ्रंटमैन के लिए ली। फिर उसके बाद प्रोफेसर सोसाइटी में आपने रहीम बख्श एक अब पता चला। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कहा जाता था जी पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, पुलिस में तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन साहिवाल का सानिया हो जहां पर दिन दिहाड़े मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया, या उसके बाद आज आप देख लें कि आज भी सलाहुद्दीन जैसे लोगों को पुलिस की हिरासत में कत्ल कर दिया जाता है और फिर पुलिस ने ही तफ्तीश करनी है उसकी कि ये हुआ क्या है। तो असद खरल साहब फिर तब्दीली किधर आई है, क्या हुआ है? आज भी लोग मारे जा रहे हैं, आज भी वही पुलिस टॉर्चर सेल पता लगते हैं, तो ये कब ठीक होगा ये सारा मामला? अभी कहते हैं जी हमें तो 1 साल हुआ है, अभी हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो क्या 10 साल इंतजार करें कि पुलिस जो है वो फोर्स से पुलिस सर्विस बन सकेगी, लोगों की खिदमत कर सकेगी? देखिए उसामा साहब, अभी तक जो चीज़ें सामने आई, सलाहुद्दीन जो पुलिस हिरासत में जिसको कत्ल हुआ है, एक वीडियो आई और जिस तरह से वो हरकतें कर रहा था कैमरे को देख के, अगर वो प्रोफेशनल क्रिमिनल होता तो ATM के अंदर जो देख रहा था कैमरे के मेरी तस्वीर बन रही है तो वो अपना मुंह छुपा सकता था, लेकिन जिस तरीके से वो हरकतों सकनात कर रहा था उससे वैसे ही लग रहा था। और जिस तरह वालिद उसके बताया था कि वो ज़हनी तौर पर यानी ज़हनी मरीज भी था और उसके हाथ पे नाम शामिल लिखे हुए थे। फिर उसके साथ जो उसकी वीडियो जारी हो समझ साहब, वो वीडियो आप देखते हैं जब बार बार, तो उससे ज़्यादा कसम पुरसी और तरस जो आता है जब वो पूछता है पुलिस वाले से, जब उसको कहते हैं कि इशारा करके बताओ कि ट्रेन कैसे, जब पूछते थे तो बताता है, तो फिर बोल के बताता है, तो वो कहता है कि मुझे मारोगे तो नहीं, एक सवाल पूछ, आपको मारने का, तशद्दुद करने का तरीका कहाँ से सीखा? ये वो उसकी बार बार कोई भी ज़ीश और कोई भी जिसके अंदर दिल है इंसान के, वो एकदम दहल जाता है कि वो किस हालत में होगा उस वक्त, उससे पहले उसके ऊपर कितना टार्चर हो चुका होगा और किस तरह वो एक पूछ रहा है मासूमाना तरीके से कि ये मैं सवाल पूछूंगा तो मुझे मारोगे तो नहीं। और वो सवाल पूछता है, वो पुलिस से सवाल पूछता है कि आपको तशद्दुद का तरीका किसने सिखाया, किससे सीखा आपने? मामला यह है कि एक रवायती वही FIR, एक SHO, वही चित्रौल इंस्पेक्टर, 2-3 मुलाजमों के ऊपर FIR होगी, SP इन्वेस्टिगेशन, DPO ने इंक्वायरी बना दी, उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी भी होगी। अल्टीमेटली क्या वो वापस आ सकेगा? क्या छोटे छोटे यही हम बात करते हैं, क्या वजह है कि उनके लिए तो ज़मीन तंग कर दी जाती है जिनके ऊपर छोटा मोटा चोरी का, चिकारी का इल्ज़ाम होता है। बिल्कुल सही। हम ये नहीं कहते खरबों अरबों वाले ठीक है, उनको मराद देते जाएं, उनके लिए AC भी लगाएं, उनको जो मर्जी करें, लेकिन कम अज़ कम उनके लिए तो जो हवालाते हैं, जो थाने हैं, उनको वहाँ पे मौत की वादी ना बना दें। बिल्कुल। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि क्या इसका कसूर और इसका जुर्म ये नहीं था कि ये गरीब था, इसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं थी,
इसने कोई एवन फील्ड में फ्लैट्स नहीं बनाए हुए थे, कोई टीटीज इसके नाम पर नहीं आती थी, और इसके भी कुछ सरे महल नहीं थे, दुबई में इसकी कोई जायदादें नहीं थी, इसके पास भी कोई हुकूमत नहीं थी, या इस तरह का कोई मिनिस्टर नहीं था जिसको जेल में हम देखते हैं शरीना मेमन को, डॉक्टर आसिम साहब को देखें, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहब। वो एक और मतलब मुझे याद है नवाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं तो वो थप्पड़ मार दिया वकील साहब ने पुलिस अफसर को, तो वहां तो उन पर तशद्दुद हो जाता है, यहाँ पुलिस तशद्दुद करती है, तो जुर्म तो इसका फिर गुर्बत था, इस वजह से इसके साथ ये सलूक साहब हुआ। अगर कि ये कोई मजबूत आदमी होता, अगर कि एक अमीर आदमी होता तो फिर शायद इसके लिए पुलिस के थाने के अंदर ही एसी भी लग जाता, उसको बेड भी फराहम कर दिया जाता, ये भी हो सकता था कि उसको घर ही भेज दिया जाता, और ये भी हो सकता था जिसने उसको पकड़ा था उसी को नौकरी से फारिग कर दिया जाता कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने इसको अरेस्ट कर लिया। और इसने कोई चोरी भी नहीं की। आज इमरान खान साहब ने आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, उस पर वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं उन पे वो बहुत ज्यादा नाराज हुए कि नहीं क्या बात, वो तो बड़े प्राउड फील कर रहे, उन्होंने तो शाबाश दिया कि इससे ज्यादा आज इमरान खान साहब ने खासा नाराजगी का इजहार किया कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इंतहाई खराब है। उसामा साहब, पंजाब में लाहौर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा थाना है जहाँ पर करप्शन नहीं हो रही। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन सिस्टम आया था तो उसकी हम मिसालें देते थे कि बहुत बेहतर है। आज लाहौर में हर वार्डन जो है वो करप्ट है। आपको थाने में आपको जिस इशारे पे रुकेंगे, अगर आप कागजात नहीं है 500 रुपया दें और आगे चले जाएं, आपको सल्यूट मार के आगे भिजवा दिया जाएगा। पुलिस में करप्शन आम है, इसकी वजह से लाहौर में और पूरे पंजाब में क्राइम बढ़ रहे हैं। पुलिस जो है वो पैसे ले लेती है और मुल्ज़मान को छोड़ देती है। जब इमरान खान साहब जो उस्मान बुज़दार साहब तो करप्ट नहीं है ना, इसी मीनारे पाकिस्तान करप्ट ही नहीं है, वो तो बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो आज बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं बहुत आला काम कर रहे हैं। जो ऑनेस्ट डीपीओ है, जो ऑनेस्ट डीआईजी है, जो कोई ईमानदारी से काम कर रहा है उसको फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाता है और कईयों को तो फेडरल गवर्नमेंट में भेज दिया जाता है। तो सर जो बंदा इनको ना करता है, ना इनको पसंद नहीं है, सही है, बहुत बुरा मनाते हैं इनको, हाँ करते रहो, नीचे से बेशक जितना बिल्कुल आप बड़े समझदार हैं, सही पहुंचे हैं। पैसे की बात हुई है तो जनाब नैब बड़ा फख्र कर रहा है कि उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया है और असद खरल साहब ने उनको शाबाश दी। लेकिन आज मामला है खुर्शीद शाह साहब का, उनकी और उनके ख़ानदान की जायदादें और क्या कुछ है, यही आज कहानी है। असद खरल साहब ये कहानी तो बताएं खरल कहानी में कि ये खुर्शीद शाह साहब तो कहा जाता है कि मीटर रीडर थे और आज तो करोड़ों अरबों के मालिक। जी बिल्कुल, खुर्शीद शाह साहब जो उनके वालिद सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब मरहूम जो वो टैक्स इंस्पेक्टर थे। 1970 में वापडा में वो टेलीफोन ऑपरेटर बने और साथ एडिशनल चार्ज उनको मीटर रीडर का भी मिल गया। 1985 तक खुर्शीद शाह साहब की जो वरासती ज़मीन थी वो सिर्फ 16 एकड़ थी और 1986 से 88 तक महकमा जंगलात के उन्होंने ठेके जो लिए और उसके बाद लकड़ी जिस तरह चोरी की और फिर गैर कानूनी उसकी कटाई और उसके बाद फिर वो उमरा की लिस्ट में उनका शुमार होना शुरू हो गया। खुर्शीद शाह और उनके अहले खाना जो है उनके कराची, सक्खर और दीगर शहरों में 105 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात नैब अब तक हासिल कर चुका है। खुर्शीद शाह ने अपने जो मुबैना फ्रंटमैन है पहलाज मल के नाम पर 83 जायदादें बना रखी हैं। ये जो नैब की रिपोर्ट है अब तक की जो इनिशियल उनकी जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है, इस ज़माने में होने वाले दस्तावेज़ात से मालूम हुआ कि जायदादें सक्खर, रोड़ी, कराची और दीगर इलाकों में बना रखी। खुर्शीद शाह साहब जो है पहलाज, राय, ग्लैमर, बेंगलोज हैं, जुनेजो फ्लोर मिल, मकेज फ्लोर मिल समेत कई दीगर जायदादें उनके फ्रंटमैनों के नाम पे हैं, कुछ में उनके शेयर्स भी हैं। और जो उनका मेन जो फ्रंटमैन है पहलाज मल, 2015 में उसका ना तो कोई टैक्स अदा उसने किया है, जबकि ये खुर्शीद शाह का दस्ते रास्त है और उस वक्त मामूली दुकानदार था। आज से 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। खुर्शीद शाह ने फ्रंटमैन लड्डू मल के नाम पर 11, आफ्ताब हुसैन सोमरों के नाम पर 10, जबकि जापल नामी शख्स के नाम पर सक्कर और रोड़ी 2 जायदादें बना रखी। अब जो कार्डिक जो हॉस्पिटल है उसकी अराजी 7 है, 1.5 एकड़, वो भी उन्होंने अपने फ्रंटमैन के लिए ली। फिर उसके बाद प्रोफेसर सोसाइटी में आपने रहीम बख्श एक उनके रिलेटिव भी हैं फ्रंटमैन है, उनके नाम पे पहले कराई, जो अमेंटी प्लाट था स्कूल के नाम पर। अच्छा। फिर वहाँ पे अकरम पठान बिल्डर जो है और सिबतुल्लाह जो इनके फ्रंटमैन है उनके जरिए एक अस्पताल घर बनवाया, ज़मीनें भी गई। फिर इसके बाद
इनकी जो जायदादें हैं, बड़ी जो कंपनी, जिस तरह यहाँ पे 4 कंपनियों का राज था ना पंजाब के अंदर, जी। इस तरह वहाँ पे भी 2-3 कंपनियों का राज था पूरे सिंध के अंदर, सक्कर, दादू, पंजाब सिंध के अंदर। वो थी उमर जान, अच्छा जी। और एक है नवाब एंड कंपनी। अब इनके जेर सवाल जो खुर्शीद साहब की बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो भी उमर जान कंपनी की है। फिर रजिस्टर्ड इनके नाम पे जो घर है वो भी उमर जान का है, नाम पर है। यही वो शख्स है जिसने खुर्शीद शाह के बेटे की शादी पर होने वाले भारी खर्चा जो कराची में हुए थे वो अदा किए। खुर्शीद शाह ने सक्खर और दीगर इलाकों में तमाम तरक्याती जो ज़्यादातर मनसूबों में ठेके भी इन्हीं कंपनियों को दिलवाए। नैब ने सिंध हुकूमत से इन कंपनियों के हवाले से जो फ्रंटमैन कही जाती हैं रिकॉर्ड मंगा लिया है। डीसी दादू और सक्खर से भी रिकॉर्ड मंगा लिया है। खुर्शीद शाह साहब, उनकी 2 जो बीवियाँ हैं, उनके बेटे, भतीजे और जितने भी उनके फ्रंटमैन हैं उनके बारे में भी तफसीलात मांगी गई हैं। क्या किसके और साथ फ़कीर मोहम्मद नवाज जो है वल्द फ़कीर, ये एक 32 एकड़ वजारत मवासलात की ज़मीन थी, उसके ऊपर कब्ज़ा करके वो डीसी की रिपोर्ट मौजूद है। फिर ताज होटल, इजाज़ बलोच बेनामीदार है इनका, बड़ा मशहूर होटल है। कासम शाह, ये भी इनका एक फ्रंटमैन है। और पेट्रोल पंप और बंगला, ये लैंड सरकारी ज्यादातर इस्तेमाल हुई है, जो भी मलक रियाज की तरह। और फिर प्राइवेट इसके अलावा जिस तरह सरकारी मिर्जा गल्फ होटल है वो भी सरकारी ज़मीन है साथ। फिर सक्कर से रोड़ी 4 लेन का ब्रिज है, 11 अरब का ठेका। फिर 5 स्टार होटल है एयरपोर्ट सक्कर के करीब। फिर जफर फार्मास्यूटिकल जो पलाज जो मल है उसकी है, वो इसका फ्रंट में 430 मिलियन की 300 से 400 गज के बंगले हैदराबाद कराची में बनाए गए। फिर अब मामला यह है कि ये सारी वो चीजें हैं जो खुर्शीद शाह साहब के साबिक एक कंजर्वेटिव थे, महकमा जंगलात के इनके रिलेटिव हैं वो, और इस तरह जो सारे लोगों को बताया ना। अब ये तो नेक्सिस है। और इसके अलावा एक और काम इन्होंने किया 2017 में 2011 में इंडस्ट्री शाह फूड इन्होंने खरीदी और 2017 में मालकाना हकूक भी हासिल किए। 2018 के इलेक्शन में ये जाहिर नहीं किया। अच्छा, अब मामला ये वो चीजें सारी अब तक जो नैब इसके सामने आ चुकी है। अच्छा, मेरा भी सवाल यही है कि कब पकड़ेगा। अच्छा, पकड़े भी जाएंगे। बाबर साहब, आपसे मैंने इस पे कमेंट लेना था, लेकिन लगता है कि नहीं कहूंगा जो बेचारा ज़हनी मजदूर और वो एक एटीएम की मशीन उतारे, उसको पकड़ के मार दो, इधर अरबों रुपया लुटा गया, तो कोई जमहूरियत खतरे में है। और वैसे एक चीज है, ये नैब जिसको हाथ डालती है उसकी 2 बीवियां दूर निकलती हैं। ये मुझे नहीं समझ लगी कि ये क्या चक्कर है। क्योंकि वो जायदादें जब देखते हैं कहाँ गई है, तो इसका मतलब है वो जो ओमनी ग्रुप जरदारी साहब के काम करता था, छोटे छोटे ये उमर जान कंपनियां, तो वो नीचे भी सारों ने 500 अरब तक तखमीना लगाया गया सारा ओवरऑल जो मजमूआ। कल क्या होगा अरब का, कल क्या होगा मैं अर्ज कर देता हूँ। जिस तरह आज बाबर डोगर साहब ने बताया कि कहा तो मीडिया में ये जा रहा है कि जनाब बड़ी शाबाश दी है इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को कि क्या बात है मेरे वसीम अकरम प्लस, इतनी हैट्रिक्स तो मैंने तो ये कहा कि नाराज हुए हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारे ही जनाब इस बोल पर बैठे हुए थे उस्मान बसरा साहब, वो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि इतनी शाबाश दी इमरान खान साहब ने, कहा कमाल कर दिया, रेवोल्यूशन ले आए हो पंजाब में। मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप निकाल ले 5 बजे का प्रोग्राम था, रेवोल्यूशन है ये कहां पर है, आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, मैं खुद से नहीं कह रहा, ये पंजाब के तर्जुमान कह रहे हैं। अच्छा खैर, तो अब कल ये होगा जनाब कि उस्मान बुज़दार साहब आप किसी को, या तो आप उनको थाने में किसी में जाता देखेंगे, या पुलिस के किसी दफ्तर में जाता देखेंगे, या पुलिस वालों से मीटिंग करते देखेंगे। शहबाज गिल साहब को आप फिर एक्टिव होता देखेंगे, तस्वीरें आएंगी, कहेंगे जी देखें ट्विटर पर सारी गवर्नमेंट पंजाब की ट्विटर पे चल रही है ये चीज। उस्मान बुज़दार साहब आपको नजर आएंगे, उन्होंने जनाब ये किया, उनको कहा कि कमाल रिफॉर्म्स लेके आओ पुलिस में, और उन्होंने पूरा जायजा लिया है, और उसके बाद एक एक चीज उन्होंने देखी है। क्योंकि आज बसरा साहब भी कह रहे थे कि कोई एक फाइल भी मौजूद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, ये पहली दफा हुआ है कि सीएम की टेबल पे कोई एक फाइल मौजूद नहीं है, सारी चली गई है, पता नहीं शायद उनको आ ही नहीं रही। अच्छा जी बाबर साहब, कल क्या होगा? कल जिस से आप कह रहे हैं कि मुझे एक राना सना साहब का एक पुराना स्टेटमेंट याद आ गया, जब रेमंड डेविस पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि रेमंड डेविस जेल दी दाल ही खावेगा, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं खान देनी। अच्छा, तो अभी इनको जब से ये जेल में गए हैं तो दाल दी जा रही थी, उससे मेरा ख्याल है कि खासी तबीयत ख़राब हो गई है। उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा जी मेरा मेडिकल चेकअप करवाया जाए, और फिर उन्होंने एक कंप्लेंट की कि ना मेरे तो हार्ट के इशू स्टार्ट हो गए हैं, मुझे मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो कल जेल खाना जात वाले इस पर बैठ रहे हैं, अच्छा, कि वो के राना साहब जो हैं इनको इनका मेडिकल चेकअप करवाई दिया जाए। सुनने में तो ये आ रहा है कि दाल खा के गैस खांसी हो गई है, तो लेकिन कल मेरा ख्याल है कि मेडिकल चेकअप के लिए शायद लेके जाया जाएगा, उस सवाल से फैसला हो जाएगा। 20 सेकंड। उस्मान बुज़दार साहब एक कल हाफिजाबाद उनका दौरा मुतवक्का है, थाने में भी जा सकते हैं, दूसरा कल फिर वही होगा उसामा साहब
नवाज शरीफ साहब के जो क़यादत है और इस तरह पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं और बिलावल और उनकी जो साहबजादी हैं, वो ये कहेंगी कि उन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। कल एक और बयान आने लगा। मुंतकिल ना किया गया तो उनको कोई, लास्ट टाइम भी आपने जब कहा था तो ऐसा ही हुआ था। देखते हैं कल क्या होता है। कीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।